गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एक पार्ट हमारा बचा हुआ था लास्ट का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे। मैंने पहले बना दिया है, अगर वैसे बनाते तो टाइम ज़्यादा लगता और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो हम इस फ़्लो चार्ट के अंदर जो भी पॉइंट लिखे गए हैं उन सबको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इफ़ेक्टिव डिमांड से ही बेरोज़गारी कैसे दूर होती है। तो कोई भी देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम जो होती है ना, राष्ट्रीय आय, और जो रोज़गार होता है, वो जो आय होती है ना, वो फंक्शन होती है इनकम का। यानी कि जो नेशनल इनकम होती है वो डिपेंड करती है रोज़गार के ऊपर। आई बात समझ में? यानी कि y इज़ द फंक्शन ऑफ n। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, फिर इसके बाद में बात करते हैं कि आय तो रोज़गार के स्तर पर निर्भर करती है, और जो रोज़गार का स्तर है यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसका फंक्शन है? इफ़ेक्टिव डिमांड का। यानी कि रोज़गार डिपेंडेंट है किसके ऊपर? इफ़ेक्टिव डिमांड पर। यानी कि इफ़ेक्टिव डिमांड कम होगी, ज़्यादा होगी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट इफ़ेक्ट होगा। अगर इफ़ेक्टिव डिमांड बढ़ जाती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अगर इफ़ेक्टिव डिमांड कम हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोनों पॉइंट क्लियर है? यानी कि y इज़ द फंक्शन ऑफ n, यानी इनकम इज़ द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ इफ़ेक्टिव डिमांड। ओके, क्लियर। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, हमने यहाँ लिखा है इफ़ेक्टिव डिमांड। इफ़ेक्टिव डिमांड दोस्तों दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। प्रभावपूर्ण मांग होती है, वो कुल मांग का वो स्तर जिसके ऊपर वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। कुल मांग का वो स्तर जहाँ पर वो कुल पूर्ति के बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं? इफ़ेक्टिव डिमांड बोलते हैं। ये दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, दो एलिमेंट, दो कंपोनेंट कह सकते हैं। एक तो होता है एग्रीगेट डिमांड दोस्तों, एक होता है एग्रीगेट सप्लाई दोस्तों। ठीक है, जो ये एग्रीगेट सप्लाई होती है ये कांस्टेंट होती है इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के अल्पकाल के अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? कुल मांग क्या होती है? ये आगे दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो होती है डिमांड प्राइस, एक होती है डिमांड शेड्यूल। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई है वो भी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, सप्लाई प्राइस के ऊपर और सप्लाई शेड्यूल के ऊपर। ठीक है, इनकी बात करते हैं। डिमांड प्राइस क्या होता है? जो मांग कीमत होती है वो क्या होती है? ये होती है रोजगार के एक फिक्स लेवल के ऊपर। क्या बोला मैंने? रोजगार के फिक्स लेवल के ऊपर एक प्रोड्यूसर को जितना उसने प्रोडक्शन किया है, जितना उसने प्रोडक्शन किया है उसके बदले में मिलने की संभावना होती है, ये प्राइस होती है, डिमांड प्राइस होती है। क्या होती है कि रोजगार एम्प्लॉयमेंट के एक फिक्स लेवल के ऊपर प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन की जो मिलने वाली कीमत है, जो मिलने वाली कीमत है उसकी संभावना होती है, उसको क्या बोलते हैं? डिमांड प्राइस बोलते हैं। शेड्यूल किसको बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? रोजगार के वो विभिन्न स्तर जिनके ऊपर जो रोजगार के ऐसी एक शेड्यूल, ऐसी एक टेबल, ऐसी एक तालिका जो रोजगार के विभिन्न स्तरों के ऊपर मांग कीमत को शो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। उसी तरह से दोस्तों ये बात है सप्लाई प्राइस और सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई प्राइस क्या होती है? रोजगार के एक फिक्स लेवल के ऊपर, रोजगार के एक फिक्स लेवल के ऊपर प्रोड्यूसर के द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया है उसकी कीमत जो उसे जरूर मिलनी चाहिए, अवश्य जो उसे मिलनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई प्राइस बोलते हैं। पूर्ति कीमत क्या होती है? यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर मार्केट में लेके गया है उसके बदले में उसको जो मिलती है या मिलनी चाहिए उसको बोलते हैं सप्लाई प्राइस। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? पूर्ति तालिका, यानी एक ऐसा शेड्यूल, एक ऐसी टेबल जो रोजगार के विभिन्न स्तरों के ऊपर पूर्ति कीमत को शो करती है। यानी कि रोजगार के किस लेवल पर पूर्ति कितनी है, किस लेवल पर पूर्ति कितनी है। मान लो रोजगार के 4 स्तर दिए हुए हैं, A B C D। ए लेवल पर सप्लाई प्राइस क्या है, बी लेवल पर सप्लाई प्राइस क्या है। जैसे इस तरह से मैंने कोई शेड्यूल बना दिया,
यहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट लिख दिया, यहाँ सप्लाई प्राइस लिख दिया, ए बी सी लिख दिया, 10, 15, 14। ये चीज़ जो शो कर रही है ना, ये क्या होती है, सप्लाई शेड्यूल होती है। ओके, क्लियर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों एग्रीगेट डिमांड की। वो तो ख़त्म हो ही गया। एग्रीगेट सप्लाई इट इज़ कांस्टेंट इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के अंदर ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको छोड़ दीजिए, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड आगे दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन भी दोस्तों शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको आप छोड़ सकते हो सीधा ही। यानी कंजम्पशन गुड्स के ऊपर जो हम खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन करते हैं। उपभोग वस्तुओं पर किया गया व्यय क्या होता है, कंजम्पशन होता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, इतना ही छोड़ सकते हो, आगे करना है तो आगे भी कर सकते हो, लेकिन ये होता कांस्टेंट है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना इससे इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी, ना इससे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ जनरल आपको बताने के लिए है कि एग्रीगेट डिमांड के दो पार्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, है ना। जैसे एग्रीगेट डिमांड जो होती है ना, वो इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन होती है। आई बात समझ में। और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो क्या होती है, आई प्लस एस होती है। ठीक है ना, ये चीज़ है, ये बताने के लिए है सिर्फ आपको। फिर इसके बारे में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों, पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने कोई मशीन खरीद ली, ठीक है ना, मशीन के ऊपर हमने जो खर्चा कर दिया वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ये इन्वेस्टमेंट दोस्तों दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आगे। एक तो करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर और एक एमईसी के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पता ही है, ब्याज की दर। एमईसी क्या होती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत कुशलता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये फिर आगे दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन सी, सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड। घबराइए मत, सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। इन्वेस्टमेंट पता चल गया क्या होता है, पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज की दर। ये किसके ऊपर निर्भर करती है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति ही इसको निर्धारित करती है। आई बात समझ में। और इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज क्या होता है, हमारी इनकम के ऊपर मिलने वाला एक पुरस्कार होता है। यानी हमने किसी को पैसा उधार दे दिया तो उसके बदले में हमें जो पुरस्कार सहित अपना मूल मिलता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ओके। फिर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये आगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होता है दोस्तों, लिक्विडिटी प्रेफरेंस होता है तरलता अधिमान। यानी कि कैश को, यानी मुद्रा को, जो पैसा होता है उसको कैश के रूप में अपने पास रखना, ठीक है, उसको अधिमान देना, कैश को अधिमान देना, कैश को प्रेफरेंस देना, ठीक है। वो प्रेफरेंस हम तीन कारणों से देते हैं। यानी कि पैसे को हम अपने पास क्यों रखते हैं, स्टोर करके क्यों रखते हैं दोस्तों। सबसे पहला ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी कि लेन देन उद्देश्य के लिए। हमें कुछ वस्तुएं खरीदनी है, बेचनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, घर लेना है, घर में पेंट करवाना है, शादी करनी है, कोई भी और कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, सब कामों के लिए क्या है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो पैसा हम अपने पास कैश के रूप में हरदम रखते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन मोटिव वाला जो पैसा होता है ना, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एट ट्रांजैक्शन मोटिव, एलटी का मतलब क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एट ट्रांजैक्शन मोटिव। किस पर डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर। हमारी जो इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, हमारी इनकम में से ही खर्चा करते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, प्रिकॉशनरी मोटिव, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एट पी आएगा यहाँ पर दोस्तों, एट प्रिकॉशनरी मोटिव, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एट प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी सावधानी उद्देश्य के लिए। वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इनकम के ऊपर। मान लो हम पैसा इस काम के लिए भी अपने पास संजो के रखते हैं कि इन फ्यूचर हमें पैसे की ज़रूरत कर, अचानक मान लो घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पैसे चाहिए, है ना, भगवान करे किसी का होना, ठीक है ना, हो जाए तो पैसा चाहिए, कोई बीमार हो जाए तो पैसा चाहिए, बच्चों की शादी करनी है तो पैसा चाहिए,
कपड़े लेने हैं तो पैसे चाहिए, भविष्य में मतलब न्यूली मैरिड कपल है अगर, वो पैसे को अपने पास क्यों रखता है, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन देनी है, बच्चों की फीस भरनी है ना, बहुत घर का राशन खर्च है वो चलाना है। यानी कि सावधानी उद्देश्य, भविष्य के प्रति सचेत रहते हुए हम जो पैसा है कुछ अपने पास संजो के रखते हैं इन कैश। ठीक है, इसके बाद में फिर है स्पेक्युलेटिव मोटिव, यानी सट्टा उद्देश्य के लिए। सट्टा उद्देश्य, सट्टा वो नहीं जो आम लोग लगाते रहते हैं कि 35 आएगी, कल 36 आएगी, 45 आएगी, 44 आएगी, 4 मुंडा आएगा, 10 मुंडा आएगा, वो वाला सट्टे की बात नहीं कर रहे। इकोनॉमिक्स का सट्टा अलग होता है। कौन सा? शेयर मार्केट का जो लीगल होता है, ठीक है ना। वो नहीं जो न्यूज़पेपर में ऐड आती है ना, फलाने पार्क में सट्टा लगाते हुए 2 लोग पकड़े गए, ठीक है ना, वो उस तरह का सट्टा नहीं। स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब कि हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है, शेयर खरीदने हैं, बॉन्ड खरीदने हैं, बैंक में जमा करना है या किसी को लोन देना है, उस कारण से भी पैसा हम अपने पास कैश के रूप में रखते हैं कि हमारे को इन्वेस्ट करने से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, या हमारे को उधार देने से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, या हमारे को शेयर बॉन्ड खरीदने से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो वो जो है पैसा एक, वो भी मैं बात आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति जो है वो इन्वेस्ट कब करता है और पैसा उधार कब देता है और अपने पास में कब रखता है, ठीक है ना। पैसा कब प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उसको पैसा इन्वेस्ट कब करे, वो कब अपने पास रखे, वो भी चीज़ मैं बताऊंगा इसी लेक्चर के अंदर आपको, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी इतनी। अब बात करते हैं MEC की, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल लाभ के अंदर जो वृद्धि होती है, यानी कैपिटल की एक एक्स्ट्रा यूनिट का यूज़ करने से हमारे प्रॉफिट में जितना भी चेंज आता है, जितनी हमारे प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? सीमांत कुशलता बोलते हैं, ठीक है। पूंजी की सीमांत कुशलता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। एक तो होती है प्रोस्पेक्टिव यील्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनुमानित आय। क्या बोलते हैं? अनुमानित आय। यानी कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब अनुमानित आय, यानी कि पूंजी की एक इकाई के बदले में, मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए की एक मशीन ले ली और वो उसके मान लो एक मशीन ली मैंने 1 करोड़ रुपए की और वो 5 साल तक चलेगी। उस कंपनी वाले ने बोला है मुझे कि ये जी 5 साल तक इसकी तरफ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं आएगा, बिल्कुल एक्यूरेसी से काम करेगी। तो उस मशीन की 5 साल में कितना पैसा वो मशीन हमें कमा के देगी, उस 1 करोड़ रुपए को निकाल कर, उसको बोलते हैं अनुमानित आय। यानी कि एक पूंजी की यूनिट जो होती है, ये पूंजी की एक इकाई को लगाने के बदले में हमें उसके पूरे कार्यकाल में, पूरा कार्यकाल का मतलब कि जब तक उसकी गारंटी है, या माना कि एक मशीन की गारंटी 5 साल की है, तो 5 साल में हमें अनुमानित आय कितनी हो जाएगी उस मशीन से, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव यील्ड बोलते हैं। क्लियर? फिर इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस का मतलब होता है पूर्ति कीमत। कौन सी पूर्ति कीमत? मान लो हमारे पास कोई एक उद्योग है, कोई एक फर्म है, या कोई भी एक फर्म की छोटी सी यूनिट है, उसके अंदर हमने एक मशीन लगा रखी है। उस मशीन के जैसी, वो मशीन नहीं, बिल्कुल उस मशीन के जैसी एक नई मशीन लेके आनी है। उसकी कीमत जो होती है ना, जो नई मशीन हम लेके आए हैं, उसकी कीमत क्या है? उस पुराने वाले मशीन की सप्लाई प्राइस होती है। घबरा गए, चक्कर आ गया, कंफ्यूज हो गए? सुनो, मान लो मेरे पास कोई एक उद्योग है, अब इसको रफ कर देते हैं, इसका क्या काम है। मान लो मेरे पास क्या है, कोई एक मशीन है, ठीक है, मेरी फैक्ट्री के अंदर वो लगी हुई है, ठीक है। इस मशीन के जैसी मुझे कोई और नई मशीन लेके आनी है। इस नई वाली मशीन की प्राइस मान लो 5
5 लाख रुपए है। इस नई मशीन की कीमत कितनी है? 5 लाख रुपए है। तो ये जो नई मशीन, हम इस मशीन की जगह हम ये मशीन लेके आए हैं, बिल्कुल पुरानी मशीन की जैसी जो मशीन लेके आए हैं, उस मशीन की जो प्राइस होती है वो इस पुरानी वाली मशीन की क्या होती है? सप्लाई प्राइस होती है। यानी कि ये जो 50,000 रुपये है ना, ये नई मशीन की प्राइस है, ये इसकी तो प्राइस होगी, और इस मशीन की इसको क्या बोलेंगे? सप्लाई प्राइस बोलेंगे, पूर्ति कीमत बोलेंगे। क्लियर? ठीक है। तो ये था कहने का मतलब, नेशनल इनकम, इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वो कांस्टेंट होती है। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करती है किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के ऊपर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के ऊपर, कंजम्पशन आगे कांस्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद में इन्वेस्टमेंट आगे डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईसी के ऊपर। ठीक है, और एमईसी आगे इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो रही बात इन्वेस्टमेंट की, यानी कि फाइनल में हमको क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट करके ही हमें क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट करने से ही जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो हम कब करेंगे, कौन सी सिचुएशन में करेंगे? वो देखिए, 3 सिचुएशन होती है दोस्तों हमारे पास, और सरकार को ही करना पड़ेगा बड़ी अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट। ये बात ध्यान रखना कि एक मंदी होती है ना जिस अर्थव्यवस्था में, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, डेवलपिंग कंट्री होती है, उसके अंदर आम आदमी रिस्क नहीं लेता, क्योंकि उसमें क्या होता है, नुकसान होने का जो जरिया है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं चांसेस नुकसान होने के। इसलिए कोई भी निजी व्यक्ति पंगे नहीं लेता, सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और सरकार इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है? सबसे पहले वो करती है सोशल वेलफेयर में, जैसे पार्क बना दिए, सड़कें बना दी, वाटर सप्लाई अच्छी कर दी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कर दी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवा देती है, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज वहाँ बनवा देती है। उसके बाद में निजी लोग निवेश करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट करती है। ठीक है, एक निजी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कब करेगा? वो तुलना करेगा किसकी? एमईसी की और रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर एमईसी ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना। एमईसी का मतलब क्या है? इन्वेस्ट कर रहे हैं हम पैसे को। और इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि हम पैसा ब्याज पर दे सकते। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम पैसा इन्वेस्ट करें या हम पैसा ब्याज पर दे दें। आई बात समझ में? तो हम पैसा ब्याज पर कब देंगे और हम पैसा इन्वेस्ट कब करेंगे, ये बात करते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट से एमईसी ज़्यादा होती है तब हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे पैसे को। ठीक है, जब एमईसी कम हो जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तब हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, हम पैसा क्या करेंगे? उधार दे देंगे भाई। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन होती है इज इक्वल टू आर। अनडिटरमाइंड होती है कंडीशन, यानी कि हमें पता नहीं चलता, ऐसी सिचुएशन होती है ये हमें पता नहीं चलता कि हम इन्वेस्ट करें या पैसा उधार दें। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, यानी कि इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। इफेक्टिव डिमांड कैसे बढ़ेगी? इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी किससे? इन्वेस्टमेंट करने से। और इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? सरकार करेगी। तो ये केंजियन थ्योरी इतनी थी। इसके बाद में एक डायग्राम और बचता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए डायग्राम देखते हैं। क्या है दोस्तों डायग्राम के अंदर? क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आय और रोजगार के संतुलन का निर्धारण कैसे होता है? आय और रोजगार के संतुलन का निर्धारण कैसे होता है? देखिए दोस्तों, या हम ADAS भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मार्कर जवाब दे गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमने क्या लिया है?
एम्प्लॉयमेंट को लिया है दोस्तों। अब हमने क्या करना है, हमने एक डायग्राम बनाया था, कौन सा, ये वाला डायग्राम बनाया था हमने, याद आ रहा है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो या तो ऐसे होता है या फिर पूरा ऐसे होता है। आई बात समझ में? या ऐसा होता है या ऐसा होता है। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पर आपस के अंदर इक्वल होगी वहाँ पर क्या होगा, आय और रोजगार का निर्धारण हो जाएगा। आई बात समझ में? इसको आप कितना भी लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख लेते हो, लेकिन काम की बात इतनी है इसके डायग्राम के अंदर। आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है कैसे कि ओ एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, एम्प्लॉयमेंट को लिया है, ओ वाई एक्सिस पर मैंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को ले लिया, या मैंने एक्सपेक्टेड रिसिप्ट को ले लिया, ठीक है। और ये जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम के बाद में जो सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, कांस्टेंट हो जाती है। शॉर्ट पीरियड के अंदर बात कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड के अंदर, शॉर्ट पीरियड में हम जितना हमारे पास स्टॉक है उतनी ही सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। ये इतना स्टॉक था जी हमारे पास, हमने सप्लाई को बढ़ा दिया, जैसे जैसे डिमांड हुई हम बढ़ाते गए, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया। स्टॉक ख़त्म हो गया तो हमारी जो सप्लाई कर्व है वो कांस्टेंट हो गई। ओके, अब क्या है, अब यहाँ पर क्या है, जो डिमांड है, ये फ्लैट है थोड़ी सी, एडी, ये जहाँ पर कट करेगी उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लेवल बोलेंगे उसको। और क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आय और रोजगार का निर्धारण कहाँ पर होता है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होती है। वो पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट है। ये वही सेम डायग्राम है दोस्तों जो हमने बनाया था, कैसा कैसा बनाया था, ये बड़ा, याद कीजिए, बनाया था ना ये बड़ा डायग्राम। यहाँ पर AD2 AD1 था, है ना, ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट था, ये अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट था, याद आया कुछ, ठीक है ना। ये वही डायग्राम है जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों आपस में इक्वल होती है, वहाँ पर क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। तो दोस्तों केन्ज की थ्योरी आपकी कंप्लीट है। इस थ्योरी में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे सेकंड ईयर BA सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है, BCom सेकंड सेम के अंदर ये आता है, ठीक है ना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो MCom है, BCom है, उनके अंदर भी ये टॉपिक है। दोनों थ्योरी है, ये क्लासिकल थ्योरी और केंजियन थ्योरी। और मास्टर डिग्री जैसे MA वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये टॉपिक ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरी बहुत अच्छी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेसिक मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करवाई है ये थ्योरी, ज़रूर देखना एक बार। अगर समझ ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ये गारंटी है, ठीक है। और एक बार समझ में आ गई तो कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट समझ आया है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो कैसी थी। कुछ कमी लगती है तो कमियां भी बताइए, ठीक है। अगर कुछ अच्छा लगता है तो अच्छा बताइए, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।